वेलकम टू शादी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का जो एक टॉपिक है मैथमेटिक्स की बुक में, सेकंड बुक में वेक्टर। ठीक है ना। वैसे तो ये हम 11th क्लास में काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के बस उन्होंने ही किया है। तो फिलहाल हम अब कुछ ऐसा करेंगे कि कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी इसको अच्छे से समझ लें। वैसे तो साइंस स्ट्रीम का टॉपिक है ये, पता नहीं मैथ्स में भी वैसे होना तो चाहिए इसको, लेकिन जब 11th फिजिक्स में पढ़ चुके होते हैं तो जो हमने 11th फिजिक्स में पढ़ा है, अभी साइंस स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, उसका बस बहुत ही थोड़ा सा पार्ट हमें अभी यहाँ पर कवर करना है। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे कि मतलब कॉमर्स वालों को ऐसा ना लगे कि यार ये क्या ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये हम बात करेंगे यहाँ 3D में, ठीक है ना। तो 3D में हम लोग क्या बात करेंगे कि जैसे कोई हमारी ये एक्स हमें पता है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है और ये जेड एक्सेस होता है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों एक्सेस। जैसे आप किसी कमरे के कोने में बैठे हुए हैं, ओ सॉरी कमरे में बैठे हैं, तो उसके कोने को देखेंगे तो जो आपके राइट साइड में वो एक्स एक्सेस है, लेफ्ट साइड में वाई एक्सेस और ऊपर होता है जेड एक्सेस। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें जैसे एक्स एक्सेस में कोई हमारे पास एक पॉइंट है, मतलब इसी स्पेस में 2 1 एंड -3, और एक बी पॉइंट है 7 -1 एंड 6। ओके। तो अभी हमने क्या करना है, ए बी का डायरेक्शन देखना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। अभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एकदम समझ के कॉमर्स वाले तो समझेंगे पता नहीं क्या ही हो गया है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे ए और बी को हमने ज्वाइन किया तो हम इसमें ना ए बी वैक्टर फॉर्म कर सकते हैं। ये जो बनेगा, आई में से आई मतलब 7 में से 2 माइनस करेंगे, और इसके जो कंपोनेंट होते हैं ना हम आई जे के से डिनोट करेंगे, और आई जे के पर टोपी पहनाएंगे, ऐसे कैप पहनाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, प्लस -1 जे। फिर क्या आ जाएगा 6 ठीक है ना। जो एक्स एक्सेस वाले कंपोनेंट है वो आई से आएगा, वाई वाला हमारा जे से, और जेड वाला के से। ओके। तो ये हमारे पास बनता है 5i -2j और +3k। तो ये डायरेक्शन वेक्टर है। ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि बी से एक ही और डायरेक्शन दिखा रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है ना। तो अगर ये बी ए निकालना रहता तो क्या होता अपने पास, फिर हम ए से बी को माइनस करते हैं, फिर आइए उल्टा साइन आ जाता, मतलब -5i +2j और -3k। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि जो ए बी डायरेक्शन वेक्टर है वो एग्जैक्टली -ba के इक्वल है ना। तो ये सब हम देखेंगे। तो ये था डायरेक्शन वेक्टर, और एक होता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो ओ की ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो ऑरिजिन के तो 0 0 0 ही है। अब किसी में से 0 को माइनस करेंगे तो वो तो सेम ही आएगा। तो इसीलिए पोजीशन वेक्टर जरूर नहीं है आप 0 से माइनस करें, वो हम 11th साइंस में कर चुके हैं। लेकिन अभी आप फिलहाल डायरेक्ट डायरेक्शन वेक्टर समझ गए। तो पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट गिवन हो ना, बस उसी का ही वेक्टर बना दो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बनेगा, 2i +j और +3k। ऐसी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या बन जाएगा, 7i -j और +6k। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होता है एक मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होती है किसी भी वेक्टर की, तो उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इन अदर वर्ड समझें तो मतलब जैसे कि भी हमने पीछे एक ए पॉइंट लिया था 2 -1 और पता नहीं क्या था 3, और बी था जैसे 7 5 और 6, सपोज ये ले लेते हैं। तो जैसे हमने ए बी वैक्टर बनाया तो है ना, तो ए बी वैक्टर हमारा कैसा बना देखते हैं। 7 -2 5i +6j और प्लस का 3k, है ना। तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसे मॉड से डिनोट किया जाएगा। तो मतलब इनके आई जे के जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर। हालांकि अब साइंस वालों को तो पढ़ाया गया था कि आई डॉट आई वन होता है, तब जाके उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो है आ जाता है ऐसा। तो हमें फिलहाल अभी यहाँ पर वो सब नहीं सीखना है, बस हमें 12th में जो जितना यूज है बस उतना ही सीखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। आई जे के जो कोफिशियंट्स है ना उनके स्क्वायर, तो 25 36 और 9, इनको ऐड ऐड कर लेंगे, रूट होगा तो निकाल देंगे, जबरदस्ती करनी नहीं है। तो ये क्या कहलाता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम एक तरह से ये समझ सकते हैं, जैसे हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि इसका डिस्टेंस निकाला था, तो डिस्टेंस ही समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड समझ आ गया। तो मैग्नीट्यूड के बाद हम क्या देखेंगे, सेम डायरेक्शन या कोलिनियर पॉइंट्स या पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर हम बात करें सेम डायरेक्शन की, तो सेम डायरेक्शन क्या होता है देख लेते हैं। सेम डायरेक्शन या पैरेलल वेक्टर्स, है ना, या फिर हमारा हो गया कोलिनियर पॉइंट्स। तो इन सभी के लिए क्या होगा, a इक्वल्स टू लैम्डा बी, है ना।
ये ऐसा होगा, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जो एक्स आई जे के जो कोफिशिएंट है ना उनके फ्रैक्शंस लें a1/a2, ये जे के कोफिशिएंट्स और ये के कोफिशिएंट का फ्रैक्शन, तो ये सब इक्वल आएंगे। क्लियर है ना, समझ गए? तो ये हमारा पैरेलल मतलब ये कंडीशन होता है और सेम डायरेक्शन हो रही है। एक चीज होती है डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो जैसे हम 2D में करते थे वहां तो हम स्लोप निकालते थे और पता करते थे। स्लोप क्यों निकालते थे? क्योंकि वो जो है डिपेंड करता था किस पर? बेस और परपेंडिकुलर तक, कितना बेस लेना है, कितनी दूर तक और कितनी हाइट पे हमें चढ़ना है, तो उसी पर ही वो हमारा डिपेंड करता था। क्या होता था वो? tan थीटा। लेकिन अब यहाँ पर जो है 3D में हम लोग कोसाइन यूज करते हैं, कॉस यूज करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन आर डिनोटेड बाय एल, एम और एन। तो जैसे एल हो जाएगा a/√a² b² और c²। ऐसे ही एम हो जाएगा b/√a² b² और c²। और ऐसे ही एन हो जाएगा c/√a² b² और c²। क्लियर है ना? अच्छा एक चीज याद रखना, l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा, है ना? ये थोड़ा अजीब सा बन गया, इसको सही कर देते हैं। हाँ, ये ऑलवेज 1 होगा, याद रखेंगे। और अगर इक्वली इंक्लाइंड है, अगर ये कोई वेक्टर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अगर इक्वली इंक्लाइंड है, तो याद रखेंगे कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? इक्वली इंक्लाइंड L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N, ये याद रखना है। अब हम सीख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो यूनिट वेक्टर हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे जितना हमारे कोई काम में आने वाला है। यूनिट वेक्टर जो होता है एन कैप से डिनोट करते हैं, यानी कि ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अच्छा ये चीज याद रखेंगे, स्क्वायर ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 10.2 का। 10.1 में तो बस बताना था वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं, ठीक है ना? तो इसमें बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड्स, तो इन सभी के मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैग्नीट्यूड के बारे में हमने बात की थी, तो जो आई जे के नंबर है उनके स्क्वायर्स कर देंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 √3। ऐसे अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें बी के जो आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे 2² इज 4, -7² इज 49 और -3² इज 9, तो बस इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 49 + 9 58, 58 + 4 इज 62। रूट होता है तो निकालते ही, नहीं तो नहीं। ऐसी मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या हो जाएगा? अंडर रूट अंदर 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा ना, 1/3 1/3, टेकिंग 3 एज एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज 1, क्योंकि 3/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसे दो मतलब वेक्टर लिखो, डिफरेंट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, लेट a इक्वल्स टू ले लेते हैं 2i - j + 4k, है ना? एक बी वेक्टर ले लो अपने पास ही, मतलब इनके ना कोफिशिएंट्स बदल दो i j के, जैसे कर दो -4i + 2j और माइनस का k, है ना? ऐसा हमने दो वेक्टर ले लिए। अब जरा इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल के देख लेते हैं क्या आता है। तो a का मैग्नीट्यूड क्या आना है बेटा? 2² इज 4, -1² इज 1, 4² इज 16, तो कितना हो गया? ये हो गया √21। और अगर हम ऐसे ही b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो 16 + 4 + 1, तो ये भी तो हमारा √21 आ रहा है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ऐसे दो वेक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है ना? ऐसे ही दो वैसे वेक्टर बताने हैं जिनके डायरेक्शन सेम हो क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जैसे कि हमने एक वेक्टर ले लिया 2i - j और +4k। अब हमें इसका कोई पैरेलल वेक्टर या सेम डायरेक्शन वेक्टर निकालना है, तो इसी वेक्टर को 2 और 0 के अदर देन किसी से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 1 और 0 के अलावा, या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। जैसे बी वेक्टर ले लिया, मान लो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा 6i 3j और 3 4 12 के। तो ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शन सेम हो गए। देख लो ना, 2/6 करेंगे 1/3 आएगा, -1/-3 करेंगे तो भी -1, तो भी 1/3 आएगा, 4/12 भी 1/3 ही आएगा। मतलब ऐसे दो डिफरेंट वेक्टर्स हो सकते हैं जिनका सेम डायरेक्शन हो, ठीक है? जरूर नहीं मल्टीप्लाई, आप डिवाइड भी कर सकते थे 3 से, है ना? किसी से भी कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 4 में कहता है x और y का वैल्यू निकालो, जबकि 2i + 3j = xi
और वाई जे के इक्वल है। अरे तो भाई ये तो इक्वेट कर देंगे, एक्स का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो गया 2, वाई का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो गया 3, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है देखते हैं। 5 में कहता है द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए जबकि किसी का इनिशियल पॉइंट हो 2 1, मतलब 2 1 से स्टार्ट हुआ है, और टर्मिनल पॉइंट यानी कि जहां पर जाके टर्न लेगा या एंड हो जाएगा वहां पे उसके पॉइंट्स है -5, 7, है ना। तो पहले हम इसके कंपोनेंट बना लेते हैं, है ना, वेक्टर बना लेते हैं। पी क्यू का डायरेक्शन बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये है 5। तो पहले पी क्यू मतलब मैंने पी क्यू लिख दिया, अच्छा ये पी क्यू है, मैंने ए भी लिख दिया। तो ये जो वेक्टर्स है ना पी क्यू है, ए बी नहीं है, तो ये है पी और ये है क्यू। तो पी क्यू का डायरेक्शन निकाल लेते हैं ना पहले, -5 से -2, और पहला आता है आई, 7 -1 ये आता है जे। तो वेक्टर क्या बन के आया -7i + 6j। तो अगर हम इनके स्केलर कंपोनेंट की बात करें तो वो तो -7 और 6 है, और वेक्टर कंपोनेंट की बात करें तो इसके में लिख लेते हैं ना स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे -7 एंड 6, ओके। और अगर वेक्टर कंपोनेंट की बात करें, वेक्टर कंपोनेंट्स तो -7i, बस एंड लग जाएगा बीच में, एंड 6j, समझ गए ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स का सम निकालना है। तो इसमें क्या करना है, हमें इनके वेक्टर्स का सम निकालना है, मतलब a + b + c, ओके। तो मतलब आई वाले आई में जो लाइक टर्म्स है ना, जैसे ऐड करते हुए आ रहे हैं हम लोग 7th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं, लाइक टर्म्स है ना, बस वही करना है इसमें। आई वाले आई में जुड़ जाएंगे, जे वाले जे में, तो आई वाले सारे जुड़ के आया 0i, जे वाले कितना है 6 2 8, माइनस का 8 और प्लस का 4 यानी कि -4j, और के वाले कितना आ गया 5 और 1 6 यानी कि माइनस का के। मैंने शायद क्वेश्चन सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। तो ये आ गया फाइनली -4j और के, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, हमें कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, ए मान लेते हैं उसे, ए ही दिया हुआ है, i + j + 2k। तो यूनिट वेक्टर क्या कहता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा i + j + 2k, और इसका मैग्नीट्यूड नीचे क्या आ जाएगा, i का नंबर क्या है 1, 1², j का कोफिशिएंट क्या है 1, k का कोफिशिएंट 2, है ना। तो ये क्या आ गया i + j + 2k, 2² = 4, 4 + 1 + 1 √6। तो ये हमारा क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया, यूनिट वेक्टर। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इसने बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो आप पहले क्या करेंगे, पी क्यू वेक्टर फॉर्म करेंगे, जैसे इधर फॉर्म करा है ना अपन लोगों ने पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पहले पी क्यू वेक्टर फॉर्म करेंगे, जब वेक्टर बन जाएगा तो इसी तरह से ही तो आएगा। तो फिर आप लिख लेना, मतलब एन कैप इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड, ओके। ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी है। 9 में भी कहता है कि आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए + बी का मैग्नीट्यूड निकाल, ए + बी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले आप क्या करो ना, a + b निकालो, जब भी निकालना है a + b + c पिछले क्वेश्चन में। तो a + b मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, a + b वीडियो क्योंकि लंबा होता जा रहा है। 2i में -i को जोड़ेंगे तो हो जाएगा i, -j में j को, वो तो खत्म हो गया, और 2k में तो ये आ गया k। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो n कैप कैसे लिखेंगे, a + b अपॉन a + b का मैग्नीट्यूड, तो यानी कि i + k 1² रूट में, तो आ जाएगा √2। ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 8। एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो और वो इसके डायरेक्शन में हो 5i - j + 2k। मतलब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 हो, और डायरेक्शन में किसके डायरेक्शन में हो, हम ए मान लेते हैं इसे, क्या ये 5i - j और +2k। मतलब अपने को क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन ये हो। तो डायरेक्शन तो सेम हो सकती है, तो पहले जो वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो 5i - j और +2k, और इनका फिर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का आ गया 4। तो एन कैप जो हमारी वेक्टर आई है ना 5i - j + 2k अपॉन में √30।
अब एक बात बताओ, मैंने लिखवाया है यूनिट वेक्टर, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया ना, यहाँ सामने भी लिखा हुआ है कि अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर अपन लोग निकाल चुके हैं, 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 30, और वेक्टर अपने को चाहिए और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए उसका, 8, बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40i माइनस जे प्लस सॉरी माइनस 8j होगा ना, और 16k अपॉन में रूट 30। तो ये एक ऐसा वेक्टर आ चुका है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और उसको डायरेक्शन जो है इसकी मिली है जो अपने पास पहले से वेक्टर था। क्लियर है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। हमें क्या शो करना है क्वेश्चन नंबर 11 में कि वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो ए दिया हुआ अपने को 2i माइनस 3j प्लस 4k है ना, और एक बी वेक्टर है अपने पास माइनस 4i प्लस 6j और माइनस का 8 की, है ना, कोलिनियर शो करने। तो कोलिनियर के लिए भी वही कंडीशन होती है कि 2 अपॉन माइनस 4 करें तो कितना आएगा, -1/2, और -3/6 करें तो ये भी -1/2, और 4 अपॉन -8 करें तो ये भी -1/2। द रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ स्केलर वेक्टर्स, मतलब स्केलर कंपोनेंट आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या कहता है ये, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या था, एल क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये ए बी सी जो है ना आई जे के कोफिशियंट्स हैं। तो a क्या अपने पास 1, और यहाँ 1 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4, और ये 3 का स्क्वायर 9। तो मतलब 1 अपॉन रूट 14। तो m क्या था बेटा, b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो नीचे का तो सेम ही आना, बस ऊपर में 2 अपॉन रूट 14। और सिमिलरली n क्या था, c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि c का वैल्यू क्या है अपने पास 3, और नीचे तो सेम ही आना है रूट 14। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना अगला भी है। उसने बोला फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर लाइन जॉइनिंग वेक्टर जॉइनिंग ए एंड बी। तो पहले ए और बी से वेक्टर बना लेंगे। भाई आपको वेक्टर बनाना आता है ना, मैंने आज सबसे पहले क्या सिखाया, वही तो सिखाया है। तो ए और बी, और -1 -2, ये क्वेश्चन पर मैं 13 बता रहा हूँ, और 1। तो ए बी वेक्टर क्या बनेगा बेटा, -1 -2i -4j और प्लस 4k। तो वही फिर एल निकाल लेना, वही जिस तरह से यहाँ निकाला है मैंने, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि i प्लस जे प्लस के एक वेक्टर है, हमें इसको शो करना है ये इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जी। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसका भी एलिमेंट निकाल देना है। और इक्वली इंक्लाइंड का मतलब था कि इसका एल एम और एन जो है वो बिल्कुल एकदम इक्वल आएंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि आपके पास ना दो वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब i प्लस 2j और माइनस के, है ना, इसको हम x1 मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं अपने पास से, ठीक है। और वो क्या बोलता है, एक दूसरा वेक्टर है -i प्लस जे और प्लस के, इसको क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं। और रेशो क्या है, 2:1। तो फर्स्ट पार्ट में इंटरनली, सेकंड पार्ट में एक्सटर्नली। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो याद होगा आपको m1 x2 10th क्लास में करा था, 11th में भी करा था, m1 प्लस m2, है ना। तो m1 क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है -i प्लस जे प्लस के, और m2 इज 1 एंड x1 इज i प्लस 2j माइनस के अपॉन में क्या 2 प्लस 1, ओके। क्या होगा 2 प्लस 1 होगा। तो अभी हमने क्या देखा, ये आ जाएगा -2i, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेना, 2j और 2k और i प्लस 2j और माइनस का k अपॉन में क्या हो जाएगा 3i। तो फाइनली क्या बना i प्लस 4j प्लस k। तो ये जो आया पोजीशन वेक्टर आया, हम ना 3 अलग अलग कर सकते हैं। और एक्सटर्नली में ना यहाँ पे बस माइनस लगा देना, सेम ही यही आंसर है, मतलब आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा बस, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या है। 16 में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, 16 में क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी का हमें दिया हुआ है 2 3 4 और क्यू दिया हुआ है 4 1 एंड -2। इसे बोला इसका मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालो। तो पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, हमने 10th क्लास में 11th में दोनों में करा था ये। तो मिड पॉइंट क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और क्या था y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2, मतलब z एक ही बात है वो। तो यानी कि 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो जो पी क्यू का जो आर मिड पॉइंट आया, मैंने इसको ना आर सेलेक्ट कर लिया है। 4 2 6 का अद्धा 3, 3 2 4, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो इसका पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज 3i प्लस 2j, क्योंकि जीरो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है ना पोजीशन वेक्टर, और ये k। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि इसका ना शो करो कि ये जो है एक वो है पोजीशन वेक्टर गिवन है और हमें शो करना है कि ये एक वो वाला वेक्टर, क्या वेक्टर नहीं सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर्स लिख लेते हैं। तो a दिया हुआ है अपने को 3i, ए नहीं लिखेंगे हम इसको, पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं हमें, ठीक है ना। तो पहला वेक्टर, चलो पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख लेते हैं 3i माइनस 4j माइनस 4k, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस k, और सी वेक्टर है अपने पास i माइनस 3j और माइनस का 5k। तो पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर को ही मान लेते हैं ना कि पोजीशन, देखो पॉइंट से पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर से मैं पॉइंट निकाल ले रहा हूँ, है ना। और ऐसे बी के क्या हो जाएंगे 2 माइनस 1 एंड 1, और सी के क्या हो जाएंगे 1 माइनस 3 एंड माइनस 5। तो पहले हम एक ए बी वैक्टर बनाएंगे, ए बी वैक्टर बनाएंगे बी में से, यानी कि माइनस आई प्लस 3j और प्लस 5k। ठीक है, एक वेक्टर मैं बी सी बना लेता हूँ, मतलब बी में से सी माइनस कर करके, है ना। ये तो पता ही है ना, शुरू में सीखा था वेक्टर बनाना। तो कितना आ जाएगा माइनस आई माइनस 2j एंड माइनस का 6k। एक ऐसी ए सी बना लेते हैं, तो ए सी क्या आ जाएगा माइनस 2i, है ना, माइनस 2i हो गया। और कितना आ जाएगा, यानी कि प्लस j, और कितना आ जाएगा माइनस 5 प्लस 4, यानी कि माइनस का k। अब इसमें ए बी का मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं एंड टू एंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस आई माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का कितना हो जाएगा 9 और 5 का 25। तो ये कितना हो गया बेटा 35। ऐसे हम बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इधर ही। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का 36, यानी कि 41। क्लियर है ना। इसी तरह से हम इस ए सी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया 411, यानी कि √6। तो हमने क्या देखा कि बी सी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर ए बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के और ए सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस सेटिस्फाई हो गई। तो जब पाइथागोरस तो उसी में सेटिस्फाई होती है ना जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।